देखो, हमने बात करा था कि ब्रीदिंग की मसल्स होती हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। कौन सी ब्रीदिंग की? नॉर्मल ब्रीदिंग की। हाँ, फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान एक्सपायरेशन भी एक्टिव होता है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स और आईआईसीएम में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये पढ़ा था ना हमने। तो किस तरह से ब्रीदिंग की रेट आपने देखा होगा, इनवॉलेंटरीली, बिना आपकी इच्छा नहीं है, आपका ध्यान लेक्चर में है, लेकिन आपकी सांसें अपने आप चल रही हैं। तो ये अपने आप चलती रहती है सांसें, कैसे? और दूसरा, कहीं से आप भाग के आए तो आप अपने आप ही हाँफने लगते हैं, रैपिड शैलो ब्रीदिंग। और अगर आप सो रहे हो तो स्लो एंड डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ये इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग में ही कैसे ब्रीदिंग की रेट या डेप्थ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, इसको हम देखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ब्रेन के नीचे यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है, और मेडुला से फिर क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर मैं किसी आदमी को ऐसे लिटा दूं और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को हम देखें, तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह का आपने देखा होगा कट सेक्शन अगर हम बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ऐसा होता ना। अब इसमें ये वेंट्रल साइड है और ये पीछे वाली यानी कि डॉर्सल साइड है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे न्यूरॉन चल रहे हैं ऊपर से नीचे यूं, है ना। तो कुछ न्यूरॉन्स जो आगे वाले हॉर्न्स में है इधर, ये कहलाते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और कुछ न्यूरॉन जो पीछे वाले हॉर्न्स में है यहाँ, ये कहलाते हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। डीजी और वीजी लिख दिया। तो यही न्यूरॉन्स ब्रीदिंग की मसल्स तक जाते हैं इम्पल्स लेकर, और इन्हीं से फिर नर्व्स बनती है। सभी जब भी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलेंगे तो ये नर्व्स बनाएंगे। जो डायफ्राम में जाएगी वो कौन सी नर्व होगी? इसका नाम होगा फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक सुना है? सुना, डायफ्राम के लिए वर्ड यूज होता है फ्रेनिक। और जो इंटरकॉस्टल मसल्स के लिए जाएगी उसका नाम होगा इंटरकॉस्टल नर्व। तो होता कैसे है, हमारे ब्रीदिंग का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा, वो है हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। और मेडुला के ऊपर एक हिस्सा होता है पॉन्स। तो वैसे तो रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, पर अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज कॉल्ड एज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स। तो पहले हम रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सपोज ये हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये उस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो, रेस्पिरेटरी सेंटर को हम इंस्पायरेटरी सेंटर भी बोल सकते हैं, जो मेडुला में जो उसका हिस्सा है। क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान सिर्फ इंस्पायरेशन के लिए ही इम्पल्स बनानी है और मसल्स में भेजनी है। एक्सपायरेशन तो अपने आप ही हो जाएगा जब मसल्स में इम्पल्स जाना बंद हो जाएगी। तो जो मसल्स है ब्रीदिंग की, उनको भी यहाँ लिख लेते हैं। एक तो है डायफ्राम। तो पहले ना नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग का रेगुलेशन कैसे होता है। बाद में हम फिर फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। एक तो डायफ्राम है, और एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ईआईसी। तो ये तो वो मसल्स हैं जो इंस्पायरेशन की मसल्स हैं। इसके अलावा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय एब्डोमिनल मसल्स और आईआईसीएम ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसा आपको पता है। तो अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो न्यूरॉन जा रहे हैं, इनमें से जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है पीछे वाले, ये मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन को सप्लाई करते हैं। यानी ये सप्लाई करते हैं, इनर्वेट करते हैं डायफ्राम को और पीआईसी। तो ये तो हो गए डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो इंस्पिरेटरी सेंटर से निकलेंगे और डायफ्राम और ईआईसीएम में जाएंगे। ये फ्रेनिक नर्व बनेगी इन न्यूरॉन से, इधर इधर ये इंटरकॉस्टल नर्व बनेगी। लेकिन एक और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जो कि मसल ऑफ इंस्पायरेशन ही नहीं, मसल ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन में भी इनर्वेट करते हैं। तो ये है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, डॉर्सल और वेंट्रल। अब अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग के रेगुलेशन की बात करेंगे, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान
सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स काम करता है और वो है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सो इन द केस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, जिसको कि हम एपनिया कहते हैं और जो कि इनवॉलंटरी होती है, उसमें दो इवेंट हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एक ही ग्रुप काम करता है और वो ग्रुप है डॉर्सल ग्रुप, और वो भी काम करता है सिर्फ नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान। कैसे, देखते हैं। तो ऐसा मैंने कहा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके ऊपर यहाँ पर ये पॉन्स है। पॉन्स में एक सेंटर है, टीसी लिख दिया मैंने, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जहाँ से एक नर्व इंस्पिरेटरी सेंटर तक आती है, और इस नर्व से जब भी इम्पल्स इंस्पायरेटरी सेंटर में आती है तो वो इम्पल्स इस इंस्पायरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ कर देती है। तो इंस्पायरेटरी सेंटर जो इम्पल्स बना रहा था वो इम्पल्स बनाना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलकर ब्रीदिंग को चलाते हैं। हालांकि हाईएस्ट सेंटर कौन है इनके ऊपर, वो है सेरिब्रम। लेकिन सेरिब्रम का नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, इनवॉलंटरी। और सेरिब्रम कब कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, जब ब्रीदिंग होती है वॉलंटरी। तो फिलहाल हम नॉर्मल ब्रीदिंग का को पढ़ रहे हैं रेगुलेशन, तो इसमें सेरिब्रम का कोई रोल नहीं होगा। बाकी अल्टीमेट सुप्रीम कमांडर कौन है, वो तो सेरिब्रम ही है, ये तो कर्मचारी हैं जो ब्रीदिंग को चला रहे हैं, है ना। तो होता क्या है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वैसे तो ब्रीदिंग की रेट 12 पर मिनट से ज़्यादा होती है, 16 के आसपास होती है पर मिनट, पर मैं उसको समझाने के लिए 12 ले लेता हूँ, क्योंकि फिर हमें इजी हो जाएगा। 3:2 की रेशो रखनी है ना अपने को इनवॉलंटरी ब्रीदिंग के दौरान, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो देखते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है। पहली बात, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो काम नहीं करता। तो भूल जाइए इन रेड लाइंस को, ये डिस्कनेक्टेड है। सिर्फ कौन सी लाइंस कनेक्टेड है, ब्लू वाली, और यही काम करेंगी। तो पहले होगा नॉर्मल इंस्पायरेशन और बाद में होगा नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो मैं इंस्पायरेशन के सेकंडों को ग्रीन से लिखूंगा और एक्सपायरेशन के जो सेकंड है उनको मैं रेड से लिखूंगा। तो होता क्या है, इंस्पिरेटरी सेंटर से इंपल्स जाती है डॉर्सल ग्रुप के थ्रू डायफ्राम और ईआईसीएम में। एब्डोमिनल मसल्स या आईआईसीएम तो काम ही नहीं कर रहे हैं। डायफ्राम और ईआईसीएम में इंपल्स जाती है, डायफ्राम और ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम फ्लैट होता है, चेस्ट एक्सपैंड होती है, थोरैक्स का वर्टिकल और ट्रांसवर्स दोनों डायमीटर एक साथ इंक्रीज होते हैं। पैराइटल प्लूरा विसल प्लूरा से दूर जाती है। इंट्राप्लूरल प्रेशर गिरता है, लंग्स डिकम्प्रेस होते हैं, इंट्राएल्वियुलर प्रेशर गिरता है और हवा ये लंग्स के अंदर सक होती है। सकन लंग्स है ना हमारे, तो इसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। तो ये इंस्पायरेशन जो है, एक बार ये शुरू हो गया, ये 1 सेकंड चला, 2 सेकंड चला। अभी इंस्पायरेशन को 2 ही सेकंड हुए थे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एक इम्पल्स यहाँ आती है और इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ कर देती है। तो इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ कर देती है, यानी कि ये भी बंद हो गया। ठीक है, तो इंस्पायरेशन बंद हो गया। अब जितनी हवा 2 सेकंड में भरी थी 500 ml, उसको बाहर निकलने में कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड, क्योंकि ये तो पैसिवली हो रहा है ना एक्सपायरेशन। तो 2 सेकंड में भरी हुई हवा अगले 3 सेकंड में बाहर निकली। अच्छा, जितनी हवा अंदर भरी है जब उतनी हवा बाहर निकल जाती है तो ये जो स्विच है ना, ये अपने आप ऑन हो जाता है। जैसे प्रेस का थर्मोस्टेट, एक टेम्परेचर से नीचे अगर एक प्रेस का अगर टेम्परेचर गिरा तो अपने आप ऑन हो गया। तो ये स्विच अपने आप ऑन हो जाता है, और जब ये स्विच अपने आप ऑन हो जाता है तो फिर अगला इंस्पायरेशन शुरू होता है। अगले इंस्पायरेशन को अभी 2 ही सेकंड हुए थे कि फिर एक बार न्यूमोटैक्सिक सेंटर से इम्पल्स यहाँ आई और स्विच ऑफ हो गया, तो इंस्पायरेशन कट हो गया।
और एक्सपायरेशन शुरू हुआ 2 सेकंड में, भरी हवा कितने सेकंड में निकली, 3 सेकंड में। जब जितनी हवा भरी थी उतनी निकल गई तो ये स्विच अपने आप ऑन हो गया, फिर इम्पल्स गई यहाँ से यहाँ। तो आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? होता क्या है कि न्यूमाटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ करता है, ठीक है। तो 2 सेकंड इंस्पायरेशन चला, न्यूमाटैक्सिक सेंटर से एक इम्पल्स आई, उसने डोर्सल ग्रुप को स्विच ऑफ कर दिया, वेंट्रल तो वैसे भी बंद था, तो इंस्पायरेशन खत्म हो गया और एक्सपायरेशन शुरू हो गया। जब जितनी हवा भरी थी उतनी निकल गई, ये देखिए, तो स्विच अपने आप ऑन हो गया और अगला इंस्पायरेशन शुरू हुआ। अगले इंस्पायरेशन को भी 2 ही सेकंड हुए थे कि फिर यहाँ से यहाँ इम्पल्स आई और इसने फिर से स्विच ऑफ कर दिया, इंस्पायरेशन कट हो गया और अगला एक्सपायरेशन शुरू हुआ। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, हर 5-5 सेकंड में एक बार स्विच ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी 1 मिनट में कितनी बार स्विच ऑफ हो रहा है? 12 बार स्विच ऑफ हो रहा है। और यही ब्रीदिंग की रेट है, 12 पर मिनट। तो सपोज नॉर्मल ब्रीदिंग की रेट होती है 12 पर मिनट, तो इस तरह से चलता है। यानी जो भी न्यूमाटैक्सिक सेंटर की इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जितनी बार 1 मिनट में न्यूमाटैक्सिक सेंटर स्विच ऑफ करेगा वही ब्रीदिंग की रेट होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो न्यूमाटैक्सिक सेंटर जितनी बार स्विच ऑफ करेगा 1 मिनट में वही ब्रीदिंग की रेट होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं 12 बार कर रहा है, तो ब्रीदिंग रेट चल रही है 12 पर मिनट, ये नॉर्मल है। तो इस तरह से है ना, सेरिब्रम ने अपने कर्मचारियों को काम दे दिया, लोअर सेंटर्स को, कि तुम लोग काम करो, मुझे और भी काम करने हैं। तो ये कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले क्या था कि सेरिब्रम ये काम करता था लोअर एनिमल्स में, पर इवोल्यूशन के दौरान आपको ना ऑटोनोमसिटी देनी पड़ती है लोअर पार्ट्स को, नहीं तो आपको, जैसे अभी छोटे जानवर हैं उनके सेरिब्रम ही ये काम कर रहा है। और हमको तो अभी जैसे आपका ध्यान लेक्चर में आपको पढ़ना भी है, ये थोड़ी कि सांस लेने के बारे में सोचना है आपको और फिर आपको कुछ मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेरिब्रम है, इसने कहा मुझे और भी काम है, मैं सोऊंगा भी, मैं पढ़ूंगा भी, तो तुम लोग ब्रीदिंग, इन दोनों नौकरों को बोला आपने, तुम चलाओ ब्रीदिंग। इसको बोला तू इम्पल्स भेज, इसको बोला तू थोड़ी देर में इसको स्विच ऑफ कर दे, फिर तू थोड़ी देर में इम्पल्स भेज, फिर तू थोड़ी देर में इसको स्विच ऑफ कर दे। मेरी क्या जरूरत है इसमें? मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं इंटरफेयर करूंगा तो मेरे हिसाब से होगा। तो इसने कहा सेठ जी, न्यूमाटैक्सिस सेंटर, कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि ब्रीदिंग की रेट क्या रखनी है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लो ब्लड में O2 कम हो जाए और CO2 ज़्यादा हो जाए तो ब्रीदिंग की रेट बढ़ानी पड़ेगी, तो मुझे जल्दी जल्दी स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और मान लीजिए आराम कर रहा है, O2 काफ़ी ज़्यादा है, CO2 कम है, तो मेरे को ब्रीदिंग की रेट घटानी पड़ेगी, मेरे को धीरे धीरे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं कैसे इसको कितनी देर में स्विच ऑफ करूँ, ये मेरे को मैं कैसे पता लगाऊंगा? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो अपने अंदर आ रहे ब्लड में ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ ही नहीं सकता। आई रिपीट, रेस्पिरेटरी सेंटर इज नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो उसने बोला मेरे अंदर जो ब्लड आ रहा है, अगर उसमें CO2 ज्यादा होने लगेगी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी ना, O2 कम होने लगेगी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी। पर मुझे तो, मैं तो, मेरे अंदर जो ब्लड आ रहा है इसको ही तो ब्लड जाएगा ना अंदर ऑक्सीजन देने, तो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन है ये तो उसे पढ़ ही नहीं सकता। तो सेठ जी ने कहा तू अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, O2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं पढ़ सकता, तो हिंदी तो पढ़ सकता है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन पढ़ सकता है? बोला हाँ पढ़ सकता हूँ। बड़ा बड़ी सीधी सी बात है, तेरे अंदर जो ब्लड आ रहा है अगर उसमें CO2 ज्यादा है तो समझ जाना O2 कम हो गई है। क्यों? क्योंकि O2 के कंजम्पशन से ही CO2 बनती है ना। तो तू समझ जाना, अगर तेरे अंदर ऐसा ब्लड आया जिसके अंदर CO2 ज्यादा है, तू समझ जाना कि O2 जो है वो कम हो गई। तो तू ना इसको अपनी इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना और जल्दी जल्दी स्विच ऑफ करना। और अगर तुम्हारे अंदर ऐसा ब्लड आया जिसके अंदर CO2 कम है, तो समझ जाना कि O2 ज्यादा है, तो तुम अपने इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी को कम कर देना। ना हाँ, ये हो सकता है। तो होता क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, हाउएवर इट इज नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से चलता है। अब हम देखते हैं कैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग की रेट चेंज होती है, और जब हम रेस्ट करते हैं तो भी हमारी ब्रीदिंग की जो पैटर्न है वो चेंज होता है। अभी तो मैंने नॉर्मल पढ़ाया था ना, अब देखते हैं एक्सरसाइज और रेस्ट के समय क्या होता है। तो होता ये है, मान लीजिए हम एक्सरसाइज करके आए, तो हमारी मसल्स काम करती हैं, तो ब्लड में जो O2 है उसे कंज्यूम करती हैं और CO2 है जो उसे प्रोड्यूस करती हैं। तो एक्सरसाइज करते समय नहीं, पर एक्सरसाइज करने के थोड़ी देर में हम हांफने लगते हैं। यही पढ़ा रहा हूँ क्यों होते हैं ऐसा। तो ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, जब हमने एक्सरसाइज करी तो ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ा और O2 का लेवल गिरा। है O2 के लेवल की तो है ही नहीं, अपने को मतलब ही नहीं O2 के लेवल से, CO2 का लेवल बढ़ा। तो अगर जब हम एक्सरसाइज करते हैं
तो ज्यादा CO2 वाला, इंक्रीज CO2 वाला ब्लड या इंक्रीज PCO2 वाला ब्लड, है ना, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर में जाता है तो इससे न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्साइट होता है। जितना ज्यादा PCO2 वाला ब्लड न्यूमोटैक्सिक सेंटर में जाएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर उतना ही ज्यादा स्टिमुलेट होगा या एक्साइट होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका एक्साइटेशन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो उतनी जल्दी स्विच ऑफ करेगा। तो एक्सरसाइज के समय देखिए क्या होता है, इंस्पिरेटरी सेंटर से इंपल्स गई, डायफ्राम और EIC में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इंस्पायरेशन शुरू हुआ। इंस्पायरेशन को अभी एक ही सेकंड हुआ था कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एक इंपल्स यहाँ आई और उसने स्विच ऑफ कर दिया, जल्दी कर दिया स्विच ऑफ। तो इंस्पायरेशन जल्दी कट हो गया, तो कम हवा भर पाई ना, तो निकलने में भी कम टाइम लगाएगी ना वो, क्योंकि कम हवा भरी, पैसिवली निकलेगी। सपोज मान लो 2 सेकंड में निकल गई, 1 सेकंड में भरी हुई हवा, तो जितनी हवा भरी थी जब उतनी हवा बाहर निकल गई, तो ये स्विच फिर से ऑन हो गया और अगला इंस्पायरेशन शुरू हुआ। फिर यहाँ से इम्पल्स गई है, और उस अगले इंस्पायरेशन को भी अभी एक ही सेकंड हुआ था कि फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एक इम्पल्स यहाँ आई, उसने फिर स्विच ऑफ कर दिया। तो अगला इंस्पायरेशन भी कट और एक्सपायरेशन शुरू। और इंस्पायरेशन जल्दी कट होता है तो एक्सपायरेशन जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म होता है, तो अगला इंस्पायरेशन जल्दी शुरू होता है और वो भी जल्दी कट कर दिया जाता है, तो अगला एक्सपायरेशन भी जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म होता है। इस तरह से चल रहा है यहाँ, हर 3-3 सेकंड में स्विच ऑफ हो रहा है। 1 मिनट में कितनी बार स्विच ऑफ हो रहा है? 20 बार, 20 टाइम्स। नहीं आया समझ में? तो ब्रीदिंग की रेट क्या चल रही है इस समय? 20 पर मिनट। लेकिन देखो कम हवा भर रही है ना, इसका मतलब ब्रीदिंग रैपिड जरूर है, लेकिन रैपिड के साथ वो कैसी है? शैलो, उखड़ी उखड़ी लेकिन तेज सांसें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद ऐसी ब्रीदिंग होती है। इनवॉलेंटरीली एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ जो कि वॉलेंटरी होती है, उसमें तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, जो सेठ जी कहेंगे, सेरिलम कहेंगे, वही होगा। और आप रैपिड के साथ डीप भी कर सकते हो। नहीं समझे? वो फोर्सफुल है, मैं भी आपको इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग पढ़ा रहा हूँ जो नॉर्मल पैटर्न है। तो रैपिड शैलो ब्रीदिंग होती है इसका। अब इसका उल्टा कर देते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ब्रीदिंग तो नॉर्मली चल रही होती है ना, लेकिन एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, काम हम नहीं कर रहे हैं, तो मसल्स की जो ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट है, मसल्स की जो ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट है वो कम है, जबकि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है, क्योंकि ब्रीदिंग तो नॉर्मली चल रही है, वो नॉर्मल है। तो क्या हो रहा है कि पुरानी O2 कंज्यूम नहीं हो रही, नई O2 आती जा रही है, और नई CO2 प्रोड्यूस नहीं हो रही है मसल्स में इतनी। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं मसल्स। और जो पुरानी CO2 ब्लड में थी वो ब्रीथ के साथ बाहर एक्सेल होती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ब्लड में CO2 का लेवल गिर रहा है, क्योंकि ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है तो ब्लड की CO2 तो बाहर निकाल दी जाती है, पर नई नई CO2 आती नहीं है ब्लड में, क्योंकि मसल अभी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो ब्लड में CO2 का लेवल गिरने लगता है। तो जब ब्लड में CO2 का लेवल गिरने लगता है तो इसके वजह से न्यूमोटैक्सिक सेंटर डिप्रेस हो जाता है। जितना कम CO2 न्यूमोटैक्सिक सेंटर में आएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर उतना ही ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, रेस्ट के साथ इंस्पायरेशन शुरू हुआ, इंस्पिरेटरी सेंटर से इंपल्स गई, डायफ्राम EIC में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इंस्पायरेशन शुरू हुआ। इंस्पायरेशन 1 सेकंड चला, 2 सेकंड चला, आलसी है, स्विच ऑफ ही नहीं किया, 3 सेकंड चल गया एक्सपायरेशन, तब कहीं जाके न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एक इंपल्स यहाँ आई और उसने स्विच ऑफ किया। देखो स्विच ऑफ देर से हुआ, 3 सेकंड बाद, तो ज्यादा हवा भर जाएगी ना अंदर, और एक्सपायरेशन तो पैसे है, तो ज्यादा हवा जो अंदर भर गई है निकलने में और ज्यादा टाइम लगेगी। तो 3 सेकंड में भरी हुई हवा कम से कम 4 सेकंड में बाहर निकलेगी, तब कहीं जाके वो स्विच अपने आप ऑन होगा और अगला इंस्पायरेशन शुरू होगा। और उसको भी देर से कट करेगा, ये आलसी है ना, देर से इम्पल्स बना रहा है, तो उसमें भी ज्यादा हवा भर जाएगी, तो निकलने में और ज्यादा टाइम लगेगी। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि इंस्पायरेशन जो है वो देर से कट होता है, तो एक्सपायरेशन देर से शुरू होकर और ज्यादा देर से खत्म होता है। तो अगला इंस्पायरेशन और देर से शुरू होता है और वो भी लंबा चलता है, तो अगला एक्सपायरेशन और डिले हो जाता है। तो आप देखो हर 7-7 सेकंड में स्विच ऑफ हो रहा है, यानी ब्रीदिंग की रेट क्या रह गई है? लगभग 8 पर मिनट सपोज, है ना। लेकिन आप देखो डेप्थ बढ़ गई है कि नहीं, गहरी सांसें ले रहा है ना ये, लेकिन स्लो, तो इसको कहते हैं स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। तो आपने देखा कैसे इनवॉलेंटरीली ही हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी रैपिड शैलो, कभी स्लो एंड डीप, इनवॉलेंटरी।
वॉलेंटरली तो जो सेरिब्रम की मर्जी होगी वही होगा, यही सेठ जी है। अब मान लो ब्लड में CO2 कम आ रही है, यानी आराम कर रहा है आदमी, लेकिन सेरिब्रम की मर्जी ये है कि अभी तो हम हाँफेंगे झूठ मूठ। तो आप बिस्तर पे पड़े पड़े झूठ मूठ हाँफ के दिखा सकते हो, भले ही आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, है ना। तो ये पूरा सेठ जी ब्लड में CO2 कम है तो धीरे कर दो स्विच ऑफ की रेट नहीं बढ़ा, तो जल्दी जल्दी स्विच ऑफ कर रहा है, क्योंकि सेरिब्रम इसको बोल रहा है ना। झूठ मूठ हाँफ के दिखा सकते हो आप बिना एक्सरसाइज के। इसकी जगह कहीं से आप भाग के आए, यानी ब्लड में CO2 ज्यादा है, तो ये चाहता है जल्दी जल्दी मैं स्विच ऑफ करूं ताकि रैपिड शेलो ब्रीदिंग हो। सेठ जी की इच्छा नहीं है ऐसी। नहीं नहीं, तो धीरे स्विच ऑफ कर, तेरे को तनख्वाह कौन देता है, कि आप देते हो, तो मैं जो कर रहा हूँ वो कर। तो जो भी चाहेगा, तो आप कहीं से भाग के आए, आप हाँफ रहे हो, लेकिन जबरदस्ती एकदम अपनी सांसों को काबू में करके बैठ गए कि नहीं मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही था। कर सकते हैं ना ऐसे। तो वो वॉलेंटरली तो आप इस पैटर्न को पूरा पूरा चेंज कर सकते हैं। आप रैपिड के साथ डीप भी कर सकते हैं और स्लो के साथ शैलो भी। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा था इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग, तो उसमें रैपिड शैलो होगा और स्लो एंड डीप होगा। तो इस तरह से नॉर्मली जो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग है वो चलती है। और ये मैंने यहाँ पे आपको बताया किस तरह से ब्रीदिंग की रेट जो है ये घटती या बढ़ती है। तो ये तो हो गया रैपिड शैलो ब्रीदिंग और स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। अच्छा, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कौन सा ग्रुप काम करता है, मैंने आपको बताया था ओनली डॉर्सल ग्रुप। नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान डॉर्सल ग्रुप, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान कोई नहीं, कोई नहीं करता ना, क्योंकि ये भी स्विच ऑफ हो गया, वो तो अपने आप हो रहा है। अब पढ़ते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है। फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान दोनों ग्रुप काम करते हैं, डॉर्सल ग्रुप भी और वेंट्रल ग्रुप भी। कैसे काम करते हैं चलिए देखते हैं। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग को हम इतनिया नहीं कहते, और ये आपको पता होगा ये एक वॉलेंटरी एक्टिविटी है। तो किसके कंट्रोल में है, सेरिब्रम के। इसमें दो इवेंट है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें ना दोनों ग्रुप काम करते हैं, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी। तो मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। अब देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है। पहले फोर्सफुल इंस्पायरेशन, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ग्रुप से इंपल्स जाती है डायफ्राम और ईआईसीएम में। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ग्रुप से इंपल्स जाती है, डबल इंपल्स। लेकिन वेंट्रल से यहां नहीं जाती, ये बंद है। तो अगर डबल इंपल्स जा रही है डायफ्राम और ईआईसीएम में, तो पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो डिपोलराइज हो रहे हैं वो डबल हो गए। तो डायफ्राम और ईआईसीएम की इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, है ना। तो इसकी वजह से डायफ्राम और ईआईसीएम तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चेस्ट तेजी से एक्सपेंड होती है, हवा अंदर तेजी से घुसती है। ये था फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन देखिए, न्यूमेटिक सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ कर चुका है, लेकिन अब सब कुछ किसके किसके कंट्रोल में चल रहा है, सेरिब्रम के ना। तो सेरिब्रम डिसाइड करेगा जो भी होगा। तो सेरिब्रम ने कहा अभी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान था, अरे भाई तुम इसको तो बंद कराओ रेस्पिरेटरी सेंटर को, यहाँ से इसको बंद करा दिया देखो, ये ऐसे वॉलेंटरी एक्टिविटी, और इसको करा दिया चालू। अब क्या होगा, डायफ्राम और ईआईसीएम में इंपल्स जाना बंद हो गया, सेरिब्रम ने करवाया। तो डायफ्राम और ईआईसीएम रिलैक्स होने लग गए, डोम शेप डायफ्राम धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ईआईसीएम रिलैक्स होने के वजह से रिब केज नीचे गिर रही है। उसी वक्त सेरिब्रम ने वेंट्रल ग्रुप से एब्डोमिनल मसल्स और आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, छाती तेजी से सिकुड़ी, ठीक है, और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम तेजी से ऊपर आया, लंग्स तेजी से दबेंगे, हवा तेजी से बाहर निकलेगी। ये बात समझ में आई। ये था फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बस इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाकी ये तो अपने आप रिलैक्स हो ही नहीं। तो इस तरह से चलेगा ये। तो यहाँ पे फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान दोनों ग्रुप काम करते हैं, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान कौन काम करता है, तो आंसर है दोनों, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान ओनली वेंट्रल। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, डॉर्सल तो बंद हो गया ना देखो। तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन का फोटो हो गया। तो इस तरह से हम ब्रीदिंग चलती है, और नॉर्मल ब्रीदिंग या फोर्सफुल ब्रीदिंग इस तरह से रेगुलेट होती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के लिए भले ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये कुछ और चीजों के लिए सेंसिटिव है।
तो ये और चीजें क्या हैं, अब हम इसको देखते हैं। सॉरी, ऑक्सीजन के लिए नहीं है, पर कुछ और चीजों के लिए है, जिनमें से एक तो थी कार्बन डाइऑक्साइड। और चीजें क्या है वो देखते हैं। न्यूमोटैक्सिस सेंटर में, अगर न्यूमोटैक्सिस सेंटर में पीसीओ2 ज्यादा है, या उसका पीएच कम है, या H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या एसिडिटी ज्यादा है, या बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बुखार में हांफने लगते हैं ना हम, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर हमारे ब्लड में है, तो दीज कंडीशंस एक्चुअली कॉज स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। इनकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है, और उसके इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। और अगर इसके उल्टी कंडीशंस हैं ब्लड में, उल्टी कंडीशन ऐसी मतलब एल्केलोसिस हो रखा है ब्लड में, यानी कि एल्केलाइनिटी ज्यादा है, या मैं कहूँ पीसीओ2 जो है वो कम है, या पीएच ज्यादा है, या बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा है। नहीं आ रही समझ में बात? H प्लस ज्यादा, उल्टा लिख दिया मैंने ना, तो बाइकार्बोनेट ज्यादा है, या H प्लस कम है, या बेसिसिटी ज्यादा है, या टेम्परेचर कम है, हाइपोथर्मिया, बहुत टेम्परेचर कम होता है ना तो सांसें रुक जाती हैं, बर्फ में दब के लोग मर जाते हैं, सुना होगा आपने, माउंटेनियर्स। तो टेम्परेचर कम है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ब्लड में है, तो दीज कंडीशंस एक्चुअली कॉज डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, इसकी वजह से उसकी इम्पल्स बनाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लगती है, और ब्रीदिंग जो है वो कम हो जाती है। तो ये और भी चीजें हैं जो डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर करती हैं, जैसे अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स। अगर कोई नशा करता है तो उसकी ब्रीदिंग रेट कम होने लगती है। आपने सुना होगा ओवरडोज में लोग मर जाते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, सांसें बंद हो जाती हैं। ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, उनको आइडिया लगता है कितनी डोज लेनी है, कई बार वो ओवरडोज ले लेते हैं। ड्रग्स से लोग मरते हैं ना, ज्यादातर ओवरडोज से ही तो मरते हैं। ड्रग्स शरीर तो जो खोखला करती है तो 20 साल में करती है, 10 साल में। पर आपने देखा होगा कई फेमस लोग ओवरडोज से मर गए ड्रग्स, क्योंकि वो ओवरडोज उनके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देती है ना, पता ही चलता वो मर गए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, तो इसकी वजह से ब्रीदिंग की रेट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रीदिंग की रेट कैसे बढ़ती है और किन सिचुएशंस में घटती है ये हमने देखा। अब ये तो हो गई ब्रीदिंग के रेट के बारे में बात। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों का इफेक्ट देखते हैं हमारे ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इसके ऊपर। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो, एक और चीज़ बताता हूँ, मैं इधर कहीं मिटाऊंगा, इसमें से कुछ लिखना उतना तो नहीं? लिखना है तो लिख लो, मेरे को जगह खाली चाहिए, यही डायग्राम, फोटो ले लो। पीडीएफ तो तुम्हारे पास आता ही होगा इसका, कुछ लोग रोज मांगते हैं, इनको बता दो यार लिंक कहाँ है, और लिंक ले लो बाहर, पूछ लो उनसे। हाँ, आ जाती है ना, है उसका भी एक लिंक है, मांगो इनसे। रेस्ट के केस में टाइडल वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ब्रीदिंग की रेट कम हो जाती है। तो हो गया। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से रेगुलेशन चलता है। इसके अलावा सोचो अगर कभी है ना न्यूमोटैक्सिक सेंटर फेल हो जाए और समय पर स्विच ऑफ ना करे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो एक इमरजेंसी ब्रेक होना चाहिए गाड़ी में, समझे? तो वैसे ही एक चीज पढ़ाता हूँ मैं आपको, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क, जिसका नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं है। नॉर्मली आपने देखा कि जो स्विच ऑफ है वो किससे होता है? वो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। और अगर किसी रीजन की वजह से न्यूमोटैक्सिक सेंटर फेल हो जाए और समय पर स्विच ऑफ ना हो तो क्या होगा? तो देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी ट्री जो है, ये है लास्ट वाला हिस्सा, एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट, और ये है एल्वियोलाई।
ये फूलते पिचकते रहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। इसमें हवा भरती है थोड़ा फूल जाता है, हवा निकलती है थोड़ा पिचक जाता है, बिल्कुल तो कभी भी नहीं पिचकता है। क्यों? है ना, थोड़ा सा रहेगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इस रेस्पिरेटरी ट्री में ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो खिंचाव के लिए सेंसिटिव है। तो इसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो खिंचाव के लिए सेंसिटिव है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि मुश्किल से 350 ml एयर ही इनमें गई होती है रेस्पिरेटरी में। 150 तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। इतनी हवा अंदर गई होती है कि न्यूमाटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ कर देता है और ये हवा बाहर निकल जाती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी के स्ट्रेच रिसेप्टर है ना, ये ज्यादा खींचते नहीं है, ये सोते रहते हैं, ये नहीं खींचेंगे, ये नॉर्मली नहीं खींचते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, टाइडल वालों में तो अंदर बाहर हो रही है 500 ml, इसमें से इसमें तो 350 ही जा रही है। तो उस समय स्ट्रेच रिसेप्टर काम नहीं करते। और कौन स्विच ऑफ करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बट ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ना, ये इधर वेगस नर्व के थ्रू, इंस्पिरेटरी सेंटर से जुड़े हुए होते हैं। 10th क्रेनियल नर्व है वेगस, उसके थ्रू जुड़े होते हैं। पर नॉर्मली ये काम नहीं करते। अब किसी रीजन की वजह से मान लीजिए इंस्पिरेटरी न्यूमोटैक्सिस सेंटर ने इंस्पिरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ नहीं किया और फेल हो गया। पहले इंपल्स गई थी यहाँ से, डायफ्राम और ईआईसी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इंस्पायरेशन शुरू हुआ, पर न्यूमोटैक्सिस सेंटर स्विच ऑफ नहीं किया। आप कहेंगे क्यों नहीं किया? डिप्रेस हो गया है, CO2 बहुत कम है ब्लड में। आप कहेंगे कम कैसे होगी? जैसे आदमी सो रहा है, 2 घंटे सो रहा है, ब्रीदिंग चल रही है उसकी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, पुरानी CO2 बाहर निकलती जा रही है, नई CO2 उतनी तेजी से पैदा नहीं हो रही। तो ब्लड में CO2 का लेवल गिरता ही चला जा रहा है। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो वो इतना गिर जाता है कभी कभी कि न्यूमोटैक्सिस सेंटर इतना डिप्रेस हो जाता है कि ये इंस्पिरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ करना ही भूल जाएगा, क्योंकि CO2 चाहिए इसको स्टिमुलेशन। तो क्या हुआ, इंस्पिरेटरी सेंटर ने इम्पल्स भेजी, डायफ्राम एआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इंस्पिरेशन शुरू हुआ, इंस्पायरेशन चले जा रहा है, न्यूमोटैक्सिस सेंटर स्विच ऑफ ही नहीं कर रहा, ज्यादा हवा भर जाएगी। तो ये हो रहा है इसका। तो ऐसे में क्या होता है, जब इंस्पिरेटरी सेंटर इसको स्विच ऑफ नहीं कर रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, ये तो है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरली क्या हो सकता है? आज आपने एक प्लान बना लिया सेरिब्रम आत्महत्या करने का, कि आज मैं अपने लंग्स में इतनी हवा भर लूंगा और हवा भरता चला जाऊंगा अपने एल्वेलाई में, और अपने एल्वेलाई फोड़ लूंगा मैं ताकि मैं मर जाऊं। तो आप तेजी से अपने अंदर हवा खींचो, खींचते चले जाओ हवा, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, तो मैं अपने एल्वेलाई फोड़ दूंगा लंग्स के। एक लिमिट के बाद पता है क्या होगा? खींचते जा रहे हो आप हवा, इच्छा और है आपकी कि और हवा अंदर खींचूं और एल्वेलाई फूट जाए मेरे, लेकिन अचानक से सारी हवा बाहर निकल जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं आत्महत्या कर पाओगे। तो ये क्यों होता है वो बता रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, सेरिब्रम ने इसको न्यूमोटैक्सिस सेंटर कह दिया, इसको बोला, इसको इंस्पिरेटरी सेंटर को तू बना, इम्पल्स बना, और इसको बोला कि तू स्विच ऑफ नहीं करेगा इसको। तो बोला अरे सेठ जी, अगर मैं स्विच ऑफ नहीं करूंगा इसको तो एल्वेलाई फूट जाएंगे। मतलब फूट जाए तो तेरे को तनख्वाह कौन देता है? आप देते। तो मैं कह रहा हूँ ना स्विच ऑफ मत कर। तो इसको तो कह रहा है बना इम्पल्स, और इसको कह रहा है स्विच ऑफ मत कर। इसने इम्पल्स बनाई, इंस्पायरेशन शुरू हुआ, इंस्पायरेशन चले जा रहा है, लेकिन इसको दबा रखा है, नहीं करेगा तो स्विच ऑफ। तो इंस्पायरेशन कंटिन्यू हो रहा है, एक्सपायरेशन मतलब ये इसको स्विच ऑफ कर नहीं पा रहा था, एक्सपायरेशन शुरू नहीं हो रहा है। तो एलबी लाइन में हवा भरती जा रही है। स्टेज से पर नॉर्मली तो सो रहे होते हैं, हवा भर रही है। नॉर्मली जो भरती तो उससे ज्यादा, 300 ml 400 ml 500 600 700 800 1000 1200, तो सभी एलवेलाई आपस में बात कर रहे हैं, अबे यार आप तो अपने अंदर हवा आती जा रही, क्या हो रहा है? तो ये बोल रहे हो उसको उधर न्यूमाटैक्सिस स्विच ऑफ कर। तो न्यूमाटैक्सिस नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, हमारे सेठ जी ने बोला स्विच ऑफ नहीं करना। अबे हम मर जाएंगे, फूट जाएंगे, स्विच ऑफ कर। नहीं नहीं नहीं, सेठ जी से बात करो, उन्होंने मना करा नहीं करा। तो बोला, तो इसमें हवा भरती चली जा रही, इसको बोला तो कभी भी स्विच ऑफ नहीं करेगा। तो अब ये इन्होंने ये जो एल्वेलाई थे, ये बोले हमें पता था एक दिन ये सेठ ऐसे धोखा देगा, तो ये हमें मरवाएगा, तो हमने बैकअप प्लान बना रखा था। तो इन्होंने क्या किया, एक लिमिट से ज्यादा हवा भरती ना, 2000 2500 ml 3000, तो इतना ज्यादा खींचने लगता है रेस्पिरेटरी की, कौन जाग जाता है? स्ट्रेस रिसेप्टर जो यहाँ एल्वेलाई की दीवार में थे या रेस्पिरेटरी की दीवार में, वो खींचने लगता है, कौन खींच रहा है, मैं कौन खींच रहा है, जाग जाते हैं। जैसे ये जागते हैं, इधर से इंपल्स भेज के ये इधर से यहाँ स्विच ऑफ करवा देते हैं। तो इधर देखो, जैसे इधर से स्विच ऑफ हुआ, इंस्पायरेशन कट हो गया और एक्सपायरेशन शुरू हो गया, ये इसको अभी भी दबा रहा है, नहीं करेगा तो स्विच ऑफ।
इच्छा अभी भी है कि और इंस्पायरेशन चले, लेकिन एक्सपायरेशन हो गया। समझ में आई नहीं बात? तो ये था हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इसको हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में रेगुलेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, लेकिन इफ ड्यू टू एनी रीजन द pneumotaxic center fails to switch off the inspiratory center timely, then this protective reflex works in emergency situations to cut the inspiration and prevent the respiratory walls from getting damaged by overstretching. समझ में आ रही है बात? तो ये डैमेज से उसको बचा ले। इसमें आपसे कह रहा था इनवॉलेंटरी आदमी सो रहा है, CO2 का लेवल गिरता चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब सोते समय खर्राटे क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि वो तो लैरिंग्स के जो कार्टिलेजेस है ना, उन वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करती, उन कार्टिलेजेस को जो मेम्ब्रेन्स जोड़े हुए होती हैं वो ढीली हो जाती हैं सोते समय। बुढ़े लोगों को ज्यादा खर्राटे आते हैं, आपने देखा होगा, तो इनमें इलास्टिसिटी और कम हो जाती है, मेम्ब्रेन और ढीली हो जाती है। तो जब सो रहे होते हैं तो वो मेम्ब्रेन्स फड़फड़ाती हैं, उनसे खर्राटे की आवाज आती है। खैर, तो आदमी सो रहा है, पुरानी CO2 बाहर निकलती जा रही है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, नई CO2 तेजी से पैदा नहीं हो रही, ब्लड में CO2 का लेवल गिरता चला जा रहा है ना। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन खर खर खर, तो इसमें क्या होगा, इतना गिर जाएगा ब्लड में CO2 का लेवल, एक लंबा इंस्पायरेशन बीच में ऐसे खर 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 के खुर एकदम से लगी क्या हो, तो क्या ज्यादा हवा भर गई अभी अंदर, क्योंकि इंस्पायरेशन स्विच ऑफ नहीं हुआ ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्विच ऑफ हो गया था, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको स्विच ऑफ नहीं कर रहा था, तो ज्यादा हवा भर गई। अभी ज्यादा हवा भर गई तो ये इधर से ये खींचे स्ट्रेच रिसेप्टर, इधर से स्विच ऑफ कर दिया, तो एक साथ भू सारी हवा बाहर निकली। तो ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है। समझ में आई बात? बीच में ब्रीदिंग के दौरान बीच में गहरी सांस नहीं आती नॉर्मल सांसों के बीच में, क्यों आ जाती है गहरी सांस नॉर्मल सांसों के बीच में अचानक, कभी सोचा आपने? अभी आया समझ में क्यों आ गया? क्योंकि इंस्पायरेशन जहाँ लंबा थी, ट्रेन रात में जंगल में रुक गई है कहीं, सब लोग स्लीपर क्लास में सो रहे हैं, कोटा पटना रुकी पड़ी है 2 घंटे से, लोग सो रहे हैं, खर 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 खर, अचानक एक खर, तो आपको याद आएगा हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, आपकी बार स्विच ऑफ इधर से होगा, देखना आपकी बार याद आएगा आपको, है ना, हमेशा याद आएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे हमने बात करी कि हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स थी। अब एक और चीज बताता हूँ यहाँ। तो ये प्लान तो अपना फेल हो गया आत्महत्या करने का। अभी अपन ने नया प्लान बनाया, अपन ने मतलब सेरिब्रम ने, अरे यार ये अलविलाई तो फूटते नहीं है, ऐसा करूंगा अब मैं सांस ही नहीं लूंगा, मैं सांस नहीं लूंगा, जब मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने है ना एयर एक्सेल कर दी, अब मैं बैठा हूँ आराम से, अब नहीं लूंगा सांस, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी देर नहीं लूंगा? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, उसका क्या होगा पता है? एकदम से ना सांस अंदर खिंच जाएगी, घबरा के आप रोक ही नहीं पाओगे उसको। आप चाहते तो अभी भी कि सांस नहीं लो, दो ही चीजें हो सकेंगी। अगर आप में बहुत जबरदस्त अगर आपकी विल पावर है तो आप बेहोश हो सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बेहोश होते ही ब्रीदिंग फिर इनवॉलंटरी हो जाएगी, क्योंकि जब आप कॉन्शियस होते हो तभी तो शरीर में काम करो, सोते समय तो इनवॉलंटरी चलती रहती है, तो आप बच जाओ, मरोगे थोड़ी। तो या ना चाहते हुए भी आप सांस अंदर खींच लोगे घबरा के, तो ये कैसे होता है ये मैं समझाता हूँ, इधर वाला मिटा दूं। तो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, आप सुना होगा। हमारे कुछ बाहर, मतलब ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना पूरा ऊपर, इसके बाहर, बाहर मतलब कहाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले एरिया में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के लिए सेंसिटिव होते हैं। सपोज ये हमारा हार्ट है, तो आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, इससे आवर्टा निकलती है, सुना है आपने? तो इस आवर्टा के बाइफरकेशन पे यहाँ पे इससे दो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज बनती हैं, जो ब्लड लेके जा रही हैं किसके लिए, ब्रेन के लिए, ये ऊपर जा रही देखो यहाँ से, है ना, इन्हें कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। तो इन कैरोटिड आर्टरीज की वॉल में यहाँ एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जिसे कहा जाता है कैरोटिड लेब्रिंथ, और आउटा की वॉल में भी होता है जिन्हें कहा जाता है आउटिक बॉडी। तो ये आउटिक बॉडी और कैरोटिड लेब्रिंथ जो है ना, ये बाहर है, CNS के बाहर है, इधर है, इधर इधर, यहाँ नहीं है ना। और ये भी CO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है भाई, ये भी CO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है। ये पता है किस लिए है? कि अगर लंग काम चोरी कर रहे हैं ना तो ये उनसे काम करवाएंगे। काम किसी, ये बाहर से देख रहे हैं, अब यहाँ से कैरोटिड लेब्रिंथ और आउटिक बॉडी से
कुछ नर्व्स जाती हैं यूं, कहाँ, रेस्पिरेटरी सेंटर में, ये देखिए यहाँ भी ये नर्व्स जा रही हैं। तो होता क्या है, आपको पता होगा कि लंग्स से जो ब्लड बाहर निकलता है वो इधर आता है, इधर लेफ्ट एट्रियम में, सुना है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आउटा में पहुंचता है। तो जो ब्लड आउटा में पहुंच रहा है वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए ना बढ़िया से। तो ये उसमें ना, उसमें CO2 रेस्पिरेट ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो लंग्स से आया है ये ब्लड। अगर इस ब्लड में CO2 रेस्पिरेट ज्यादा होंगे तो ये कैरोटिड लेब्रिंथ और आउटिक बॉडी स्टिमुलेट हो जाएंगी, और स्टिमुलेट होकर किसको बताएंगी? रेस्पिरेटरी सेंटर को पूरे, कि ब्लड में CO2 रेस्पिरेट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब लंग्स काम चोरी कर रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे। CO2 रेस्पिरेट तो कम होना चाहिए, तो उनकी ब्रीदिंग की रेट को बढ़ाओ, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रीदिंग की रेट को बढ़ा देगा। जब रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रीदिंग की रेट को बढ़ा देगा तो यहाँ आने वाले ब्लड में CO2 और H+ कम हो जाएगा, तो ये इसको कहते हैं कि बस अब और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया, ये बाहर एक कंट्रोल है, ये केमिकल कंट्रोल कहलाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, देखो इस केमिकल कंट्रोल की जो बाहर है यहाँ, कि अगर किसी कारण से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाए तो हम मरे तो नहीं। मैं आपको समझाता हूँ, आपने, आपको नहीं पता होगा, पर जैसे कोई अगर किसी की सांस लेना किसी ने बंद कर दिया और बिल्कुल कोलैप्स हो गया, तो हम यहाँ मसाज करते हैं, इसे कहते हैं कैरोटिड मसाज। ये कैरोटिड आर्टरी है, जगह, ये इसको मसाज करेंगे तो इसको जगाएगा, सांस चालू करवाएगा। ये रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया पूरा। ये क्यों डिप्रेस हो गया? एक रीजन बताता हूँ। जैसे नशा करने वाले, अभी आपने देखा होगा, हम थोड़ा बहुत नशा करें तो मर नहीं जाते हैं। थोड़ी शराब पी ली तो कोई मर थोड़ी जाता है, थोड़ा ड्रग्स ले लिया तो, गांजा फूक लिया तो, क्यों नहीं मरता है? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये नार्कोटिक ड्रग्स, ये आपके CNS को डिप्रेस करती हैं और आपको मारना चाहती हैं। आपकी ब्रीदिंग की रेट गिरने लगती है, लेकिन उसी वक्त ये इसको जगा, ये इसका दोस्त है ये बाहर, ये इसको जगा देता है। नहीं आई बात समझ में, कि मत गिरने दे ब्रीदिंग की रेट को। तो थोड़ा बहुत नशा करने से हम नहीं मर जाते, अनलेस अनटिल हम ओवरडोज कर लें ड्रग्स का, ये जगे ही नहीं इसके जगाने से। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मर जाएगा आदमी। तो ये कंट्रोल बाहर क्यों है, समझ में आया? ये इसलिए है कि एक कंट्रोल बाहर भी होना चाहिए CNS के। अब जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में जो मेन स्विच है या पावर के स्विच है सारे, वो बिल्डिंग के अंदर ही है, 3rd फ्लोर पे, और उसमें शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में आग लग जाए तो अंदर कौन मेन स्विच ऑफ करने जाएगा? तो एक मेन स्विच बाहर भी होना चाहिए बिल्डिंग के, नहीं होना चाहिए? ताकि अगर बिल्डिंग में ही आग लग गई है तो बाहर से कंट्रोल किया जा सके उसको। तो उसी तरीके से ये जो केमिकल कंट्रोल होता है ये बाहर की तरफ है। आउटिक बॉडी, कैरोटिड लेब्रिंथ, जो आप पढ़ते हैं ना, और कोई बताता नहीं है क्यों है बारह, बस NCERT में लिखा है ये ऐसे होता है, बस क्यों होता है भाई, क्या जरूरत नहीं, कोई नहीं बताया। रीजन के बिना पढ़ रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? कि कबीर ने कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ वाली बात। मतलब आप करो जरा, मैंने तो पूरी जो है, पूरी मैंने जो है गीता कंठस्थ कर लिया, अपना पंडित हो गया, मैंने पूरी सब कुरान के आयतें पढ़ ली। ऐसा थोड़ी होता है। आपको उनके मतलब नहीं पता है ना, अगर उन चीजों के, मैं पहले ही बोल चुका है बात, तो आप नहीं है पंडित मौलाना जो भी है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बस रट लिया उन चीज को, आपको पता ही नहीं है कि उसका एप्लीकेशन क्या है और उसको कैसे अपने जिंदगी में उतारना है। तो उसी तरह से NCERT की लाइनें पढ़ने से नहीं होगा। वो क्यों है अगर आप ये नहीं जानोगे तो फिर क्या मतलब है? फिर तो आप रट रहे हो उसको। और फिर जब अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे 90 में से, वो नहीं होंगे आपसे, वो नहीं होंगे तो फिर मौलाना आजाद वाला दरभंगा, दरभंगा वाला वापस कोटा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये इसलिए होता है। अब इसका यूज एक और बताता हूँ। जैसे हमने ये डिसाइड किया कि मैं सांस नहीं लूंगा, अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं मर जाऊंगा, तो क्या मैं ऐसे मर सकता हूँ? हाँ। तो अब जैसे सेरिब्रम ने इसको बोल दिया इंस्पिरेटरी सेंटर को कि तू इंपल्स नहीं बनाएगा, इसको बोल दिया इंस्पिरेटरी सेंटर को कि तू इंपल्स नहीं बनाएगा। उसने कहा ठीक है नहीं बनाऊंगा, तेरे को तनख्वाह कौन देता है, आप देता हूँ, मत बनना, नहीं बनाओ। तो डायफ्राम ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि सांस नहीं ले रहे हम, O2 कम हो रही। तो कैरोटिड लेब्रिन जिसका दोस्त है कह रहा है बना इंपल्स बना, कह रहा नहीं नहीं सेठ जी ने मना, सेठ जी कह रहा है इंपल्स बनाई तो निकाल दूंगा नौकरी से। तो कह रहा नहीं सेठ जी ने मना किया, अबे बना नहीं तो अपन सब मर जाएंगे, सेठ भी मर जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, उसे तनख्वाह तो सेठ जी, नौकरी ज्यादा प्यारी है उसको जान से भी, है ना? तो बोला नहीं सेठ जी ने मना किया। तो बोला बना इंपल्स, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ये बोला ये भड़कता जा रहा है ये एरिया, उसको बोला बना बना इम्पल्स बना, अच्छा लेने की बहुत अच्छा हो रही सांस लेने की, लेकिन आप ही ने अच्छा दवा रखी। ये कह रहा नहीं तो इम्पल्स नहीं बनाएगा। अब क्या ब्लड में O2 इतनी कम हो गई है सबको, ठीक है?
सारा चक्कर आ रहा है, ये भी करा, इम्पल्स बना, मैं बेहोश हो रहा हूँ, सेट करा, नहीं बनाएगा, तो एक बोला बनाओ, एक बोला नहीं बनाएगा, सबको चक्कर आना। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सेट लुढ़क जाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बना, जैसे ये लुढ़का, अभी जल्दी बना इम्पल्स, और ये बना देगा इम्पल्स, तो अब सेठ जी का कंट्रोल हट गया ना, अब ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। या फिर ये सेठ जी को ओवर रूल कर देगा, ये इतना भड़का चुका है इसको, तो कहेगा सेठ जी आप जान रहेगी तो नौकरी रहेगी ना, सेठ जी अभी भी कह रहे हैं कि मत बना, लेकिन मैं तो बना रहा हूँ इम्पल्स, और आप अपने आप सांस ले लो। तो ये कंट्रोल इसलिए है, ये बॉडी के बाहर इस तरह से ब्रीदिंग की रेट को कंट्रोल करते हैं। तो हमने यहाँ हेरिंग रिफ्लेक्स पढ़ी, हमने ये केमिकल रेगुलेशन पढ़ा, हमने ये न्यूरल रेगुलेशन पढ़ा, ये सारी चीज़ें होगी हैं। और इतना ही है इसमें, और तो क्या है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। हो ही गया, खत्म ही हो गया, सभी तो पढ़ा दिया इसमें। और एक, हाँ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देख लेते हैं, एक दो, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, चार बता देता हूँ। मूवी में पिलो रख के मारते हैं। हाँ, इतना इजी नहीं होता पिलो रख के मारना। मैं उसमें बताऊंगा था, अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि गला दबा के जो मारते हैं, हैंगिंग में मारते हैं, मरता क्यों है। तुम तो ये सोचते हो कि पंखे से जो लटक के मरता है, वो इसलिए मरता होगा कि उसकी ट्रैकिया दब जाती है, सांस नहीं आती होगी, तो बड़ा तड़पता होगा वो, बहुत तड़प तड़प के मरता होगा। ऐसे थोड़ी है। नहीं तो दूसरा बोलेगा अरे सर उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती होगी, तो स्पाइनल कॉर्ड टूटेगी तो हाथ पैर में लकवा मारेगा ना, ब्रेन थोड़े मरेगा। और पता है एक्चुअली हैंगिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि ऐसे लटके पैर ऊपर करके, अगर पैर जमीन पे भी है ना और ऐसे भी लटक जाए ना, इनकम्प्लीट हैंगिंग, तो भी डेथ हो जाती है। क्योंकि सिर्फ 3.5 किलो फोर्स चाहिए, सिर्फ 3.5 किलो फोर्स चाहिए मारने, तो मतलब इसके लिए 3.5 किलो फोर्स मतलब खोपड़ी का वजन बस। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 3.5 किलो फोर्स में ये दोनों, ये कैरोटिड, दोनों कैरोटिड दब जाएंगे एक साथ। अब दोनों कैरोटिड जब एक साथ दब जाएंगी ना, तो ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, है ना। अब 30 सेकंड तक नहीं मिलेगा ब्रेन को ब्लड, तो आदमी बेहोश। और अगर 30 मिनट तक नहीं मिला, तो ब्रेन में इंफार्क्शन डेवलप हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा ब्रेन। फांसी में क्या करते हैं, जो जुडिशियल हैंगिंग होती है, झटके से नीचे गिराते हैं ना, और झटके से नीचे गिरता है, तड़पता नहीं है वो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है उसकी, तो हाथ पैर तो हिलेंगे नहीं, मुंह उसका ऐसे बंद, और उसके बाद उसके ना दोनों दोनों कैरोटिड दब जाती है एक साथ। बट टू बी हैंग ऑन टिल डेथ, तो अभी नहीं उतारेंगे तुरंत, कैसे लटकाया उतार लिया, अभी आधा घंटा लटकाएंगे, 30 मिनट में उसके ब्रेन में इंफॉक्शन डेवलप हो जाएगा, ब्रेन मर जाएगा, क्लिनिकल डेथ हो जाएगी उसकी, अब उसे उतारेंगे। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली दोनों कैरोटिड आर्टरीज हैं। ये आपने कभी सुना है ऐसा कि हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जो पीछे से आके ऐसा नस दबा देता है और किसी को भी बेहोश कर देता है? दोनों कैरोटिड दबा दो एक साथ, 30 सेकंड ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, आदमी बेहोश। ज्यादा मत दबा देना, नहीं तो तुम जो कह रहे थे ना, तकिया दबा के मार, तकिया दबा के, तकिया से मुंह दबा के मार दिया, भैया तकिया से मुंह दबा के या ऐसे रस्से से मुंह दबा के मारोगे ना, तो साइंस ऑफ स्ट्रगल होंगे बहुत सारे वहाँ। मतलब उसका यहाँ पे नूज होगा, लिगेचर होगा, वो आपको संघर्ष करेगा, तो उसके नेल्स में आपकी स्किन फंस सकती है, फंस जाओगे। ऐसे नहीं, और सब पता लगेगा मर्डर हुआ है। इसकी जगह जब वो सो रहा हो, तो जाकर दोनों कैरेक्टर दबा दो। सो रहा है, 30 सेकंड में बेहोश हो जाएगा, लेकिन 30 मिनट तक दबाए रखो, वापस आ जाओ। पता नहीं क्या हुआ, तो सोए थे, सोते ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं। 50 तरीके बता सकता हूँ परफेक्ट मर्डर के, लेकिन मुझे या यहाँ से ना पुलिस उठा के ले जाएगी कि क्या हो रहा है अकेडमी में, क्या पढ़ा रहे हैं नीट के तहत। तुम्हें पता ना दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स जो आज तक नहीं पकड़े गए वो कौन थे? सब डॉक्टर्स थे जैक द रिपर सुना है कभी नाम? डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, नहीं सुने नाम कभी? सीरियल किलर्स थे सारे। तो एनीवेज, कौन सा, यहाँ पे लोकल डैमेज टिश्यू का, वो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। स्किन में ब्लड ब्लड फ्लो अगर 2 दिन तक ना रुके, 2 दिन तक नहीं आए, तो टिश्यू डैमेज होती है, कुछ घंटे ना आए, अब तो 30 मिनट में हटा लेंगे यहाँ से, ये मर जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी से कौन सा ऑर्गन मरता है? ब्रेन, 30 मिनट्स। स्किन जो है इसको तो घंटों लगेंगे, 30 मिनट में काम हो गया, यहाँ निशान भी नहीं आया, ये गया। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था ना कि अगर फेंक के लाश को पानी में फेंका है, तो कैसे पता लगेगा मर्डर है या सुसाइड है? इसको मारना है मुझे,
पहले पहले प्लानिंग है, जिधर फेंकूंगा ना इसको, उधर से मैं पानी भर के लाया बोतल में। इसको इसको मैंने इसकी बोतल रख दी यहाँ, ये पानी पिया चुपके से, इसकी बोतल का पानी बदल दिया, इसने उस पानी को पी लिया। फिर मैंने इसके सर पे डंडा मारा पीछे से, इसको बेहोश किया, उठा के पानी में फेंक दिया। सब सोचेंगे सुसाइड करा, इसने खुद जंप करा। यही बात समझ, छोड़ दो, 50 और हैं, ये तो दो बताए हैं। एनीवेज, अब वो मिलेगा ना पानी इसके स्टमक में, वही पानी जिसमें ये डूब के मरा है। एनीवेज चलो, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन अगर कभी, ये तो बहुत छोटे तरीके हैं वो जो मैं बता सकता हूँ, जो सबको पता है, जो रियल है, जो वो मैं यहाँ बताऊंगा तो मुझे है ना। तो ये सिर्फ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, ये तरीके। हाँ, कौन, अरे खुद की कैरोटिड दबाएगा, ब्रेन तेरा शिथिल होने लगेगा तो एकदम हाथ छूट जाएगा ना, वॉलंटरी कंट्रोल, तो फिर चालू हो जाएगा। आपने खुद का गला दबा के कोई मर सकता है ऐसे? हर काम ऐसे खुद ही अपना गला दबा रहा है, मर, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, क्या हाँ, डिसऑर्डर्स पढ़े आगे, चलो। तो ब्रोंकाइटिस, देखो क्या होता है, जैसे ये हमारे लंग्स है। देखो, हमारा जो ब्रोंकाइल ट्री होता है ना, इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, और उसमें होते हैं गॉबलेट सेल जो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, है ना। अब क्या होता है कि कई लोग जो सिगरेट पी रहे हैं 20-25 सालों से, या बुढ़े हो गए हैं ओल्ड एज में, तो इसमें क्या होता है कि उनकी जो ये ब्रोंकाइल ट्री है ना, इसमें जो गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे, उनका हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स, हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। तो ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगते हैं वो। क्यों हुआ ऐसा पता है? सिगरेट वगैरह के गंदे धुएं से। तब ज्यादा म्यूकस सिगरेट करने लगते हैं तो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्री में ज्यादा म्यूकस भरने लगती है, ब्रोंकाइल ट्री में। और जब ब्रोंकाइल ट्री में ज्यादा म्यूकस भरने लगती है तो खांसी आएगी। मैंने आपको बताया था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कफ रिफ्लेक्स नहीं बताया था, कोई फॉरेन बॉडी होती है तो खांसी आएगी और ये म्यूकस खांस खांस के बाहर निकालेंगे, लेकिन और म्यूकस बनती रहेगी। तो दिन भर खांसते रहेंगे, दिन भर थूकते रहेंगे, म्यूकस और म्यूकस बनती रहेगी। छाती में कफ ज्यादा बन रहा है बुढ़े लोगों में, देखा है ब्रोंकाइटिस, तो ये ब्रोंकाइटिस है। कफ प्रोडक्शन या म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, खांसते रहते हैं, वो म्यूकस बाहर निकालते रहते हैं और बनती रहती है, तो ये ब्रोंकाइटिस कहलाता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब जैसे आप लोगों को सर्दी जुकाम में हो जाती है कभी कभी। क्रोनिक मतलब जो बुढ़े लोगों को, ऐसे स्मोकर्स को होती है, उनके तो हमेशा ऐसे ही रहता है, हमेशा छाती में कफ रहता है, फूकते रहते हैं दिन भर वो कफ, लेकिन बनता रहता है। ओल्ड एज में ज्यादा होता है ऐसा। तो ये था ब्रोंकाइटिस। अगला कौन सा भाई? ब्रोंकाइल अस्थमा। अभी अस्थमा में क्या होता है, एक हमें ना कुछ चीजों से एलर्जी है, जैसे अभी जरूरी नहीं होता कि है ना किसी को, सब लोगों को एक ही चीज से एलर्जी हो। किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को धुएं से, किसी को पोलन ग्रेन से। तो आपको जिस चीज से एलर्जी है अगर है, तो वो चीज आपके लिए एलर्जन है। तो ये अपन इसको पढ़ेंगे इम्यूनिटी में कि हाइपर सेंसिटिविटी है आपको। अब मान लो किसी को पोलन ग्रेन से या डस्ट से, धुएं से, डस्ट से मान लो, तो उसने डस्ट इनहेल, सांस के साथ इनहेल करी, तो वो जो वो इनहेल करता है ना डस्ट को यहाँ, तो वो डस्ट क्या करती है, इरिटेट करती है उसकी ब्रोंकाइल म्यूकोजा को। और ब्रोंकाई की वॉल में स्मूथ मसल की लेयर होती है, तो आपको पता ही है ना, ब्रोंकाई की वॉल में स्मूथ मसल की लेयर होती है, तो इरिटेट करती है ना ब्रोंकाइल म्यूकोजा को। तो यहाँ पे जो मास्ट सेल पाए जाते हैं वो फूट जाते हैं, और मास्ट सेल फूट जाएंगे तो क्या रिलीज होगा बोलो? हिस्टामिन। वो हिस्टामिन इस ब्रोंकाई को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और ब्रोंकाई जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो एयर फ्लो का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो एयर फ्लो का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो सांस लगाने में जोर लगेगा, दम लगा के सांस लेनी पड़ेगी। दम लगा के सांस लेना यानी दमा। इंस्पायरेशन तो हो जाएगा, लेकिन एक्सपायरेशन जो कि पैसिव होता था, वो इतनी आसानी से नहीं होगा।
उसमें भी वो भी एक्टिव करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो हवा बाहर उतना निकल नहीं पा रही, क्योंकि ब्रोंकाई सिकुड़ गए हैं। ब्रोंको स्पाजम, इसको हम कहते हैं स्पाजम, समझते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो स्पाजम इन ब्रोंकाई, सस्टेन्ड स्पाजम, इसको हम कहते हैं अस्थमा। इसकी वजह से इंस्पायरेशन ही नहीं, एक्सपायरेशन भी एक्टिव हो जाता है। समझे बात को? और अगर नैरो हो चुके ब्रोंकाइल ट्री की ये पाइप से जब हवा तेजी से यूं बाहर निकलती है, तो जैसे बांसुरी या विसल विसल में होता है ना, ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है एयर के बाहर निकलते समय, एक्सहेल करते समय। साउंड को हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड। मैं झूठ मूठ बना के दिखाता हूँ कैसे, मेरे को अस्थमा नहीं, बना के दिखाता हूँ कैसे होता है व्हीजिंग साउंड। जैसे ऐसा साउंड आता है ना कभी, तो ये कहीं व्हीजिंग साउंड है, क्योंकि ये नैरो हो गया है। नैरो हो गया तो एयर के बाहर निकलने में तकलीफ, तो उनके नॉर्मल ब्रीदिंग में भी इस तरह का साउंड आता है। तो यहाँ पे ये तो हमने देखा कि व्हाट हैपेंस इन अस्थमा। अभी ट्रीटमेंट क्या है ना, स्मूथ मसल की लेयर है ना यहाँ, कार्टिलेज तक, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बाहर निकलना मुश्किल होगा ना। ब्रोंकाइल ट्री की बात हो रही है, ब्रोंकाइल ट्री में कार्टिलेज है, हाँ, रेस्पिरेटरी में नहीं है। हाँ, तो क्या ट्रीटमेंट दें इसमें? ये स्पाज्म कम कराओ, ब्रोंको डायलेटर दें सबसे पहले तो, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, अस्थालिन, सुना नाम? तो ब्रोंको डायलेटर्स देते तो ब्रोंकाई को रिलैक्स कराए। और क्या करें? स्टेरॉइड इनहेल कराओ। स्टेरॉइड क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। इम्यून सिस्टम सप्रेस करते हैं ना स्टेरॉइड्स, तो हाइपर सेंसिटिविटी कम होगी। और क्या करें? एंटी हिस्टामिनिक दो। एंटी हिस्टामिनिक बताओ क्या होती है? सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एलेग्रा, एविल। एंटी हिस्टामिन मास्ट सेल को फूटने से रोकेंगी, पहले भी बताया था मैंने। हाँ, मोन्टेल्यूकास्ट, वो भी एंटी हिस्टामिनिक की तरह एक्ट करता है। तो ये सब देंगे, यही है अस्थमा का इलाज, और कोई इलाज नहीं। क्योंकि परमानेंट इलाज तो कुछ है नहीं इसका, दमा तो दम के साथ ही जाता है। आप इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक मतलब जब आप बीमार का इलाज कर रहे हो, बीमारी का नहीं। एक कोशिश कर सकते हो आप इसके इलाज की, वो इलाज भी नहीं होता, अवॉइड एक्सपोजर। हाँ, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटाइजेशन। जितना जिस चीज से एलर्जी है, थोड़ा थोड़ा ब्लड में इंजेक्ट करते रहो उसको, हो सकता है बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे उतना ज्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ना बंद कर दे। भेड़िया आया, रोज चिल्लाओगे, एक दिन गांव वाले आना बंद कर देंगे। सुनिए है ना कहानी। तो वो कर सकते हैं, पर वो सक्सेस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, हाँ, मतलब थ्योरेटिकली तो यही है कि जिस टेस्ट में आप रहते हो, अगर आप रोज वहां रह रहे हो, तो धीरे धीरे बॉडी आपकी अडॉप्ट हो जाएगी वहां। हो भी जाती है, नहीं भी होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कोटा से जब बॉम्बे गया, एआईपीएमटी के थ्रू, हमारे टाइम पे एआईपीएमटी होती थी, वहां तो पॉल्यूशन ज्यादा है। तो मैं तो हमेशा दिक्कत होती थी, मेरे को तो मतलब टेम्परेरी अस्थमा ही हो गया एक तरह से। कई महीने रहा, लेकिन फिर 4 6 8 महीने बाद, साल भर बाद नॉर्मल बंद हो गया मुझे ना। पहले साल तकलीफ हुई, क्योंकि आप ले रहे हो अगर वो वही चीज, तो आप अडॉप्ट हो जाते हो उसके हिसाब से। किसी में चल जाता है, किसी में नहीं होता, किसी किसी को जिंदगी में रहती है प्रॉब्लम। चलो ये हो गया अस्थमा। एम्फाइसिन, अरे एम्फाइसिन तो बता दिया था, इंटरनल सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसका ट्रीटमेंट है। आखिरी है ऑक्यूपेशनल रंग डिसऑर्डर, ये और सुन लो। जिस तरह का जो लोग मजदूर काम करते हैं, वहां जिस तरह का डस्ट उड़ता है, वो डस्ट लगातार उनके लंग्स में जाता रहता है। और जब वो डस्ट उनके लंग्स में जाता है, तो उस वो जैसे ना, मान लीजिए सिलिका स्टोन ग्राइंडिंग, अब स्टोन ग्राइंडिंग में जो लोग काम करते हैं, वहां पे सिलिका उड़ता है। और जब वहां पे सिलिका उड़ता है ना, तो ये सिलिका एयर के साथ, ब्रेथ के साथ अंदर आ जाता है, और सिलिका आके यहाँ जमा हो जाता है। फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन, हीलिंग के चक्कर में, उसको बंद करने के चक्कर में, तो लंग्स की एफिशिएंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी। फाइब्रस टिश्यू थोड़ा ना कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रही है, लंग्स खराब हो जाए, कोई इलाज नहीं है। तो इसे कहते हैं सिलिकोसिस। सिलिका से अगर हो गया तो सिलिका, और कोयले की खदान में हो गया तो एंथ्रेकोसिस, कोल डस्ट से। कपास की मिल में हो गया, कॉटन मिल में, तो बाइसिनोसिस। इसी तरह से एस्बेस्टस में के वर्क में हो गया तो एस्बेस्टोसिस, सुने ये नाम आपने? बाइसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस सुना? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस ही नहीं पता क्या होता है? इनऑर्गेनिक नहीं पड़ी?
एस्बेस्टस क्या है? करंट का कंडक्टर है, तुमसे ज्यादा मेरे को आता है। कंडक्टर है या नहीं है? हीट का है कि करंट का है कि? एस्बेस्टस। गजब यार। अच्छा, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं तो भूल ही गया था। आप तो ये पढ़ते हो जो एनसीईआरटी में है। अच्छा। एनीवेज, शारदा से तो पूछना ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, तुमने कभी देखा है प्रेस में जो करंट होता है, वो करंट कॉइल में जाता है तो अपने को बाहर हीट तो आ जाती है लेकिन करंट नहीं आता, तो हमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो हीट को तो कंडक्ट कर दे लेकिन करंट को कंडक्ट। तो प्रेस में करंट लग जाएगा नहीं तो हमको क्या यूज करते? हाई रेजिस्टेंस। वो तो अंदर होता है ताकि करंट जब फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा तो हीट जनरेट होगी। पर वो हीट जाए बाहर, लेकिन करंट करंट ना लगे, कपड़े में करंट आ गया तो ये भी अच्छा एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है ये। और अब तो उस टाइम तो कोरोना चल रहा था 10th में, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी। बस हमको डॉक्टर बना दो आप। ऐसे नहीं होगा, पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ, चलो। तो वो अलग है, वो इससे रिलेटेड नहीं। सार्को मतलब समझाऊंगा मैं पहले क्या होता है, फिर मीजोडर्मल क्या होता है, वो बाद में देखिए। अभी तो मैं ऑक्यूपेशनल मेनली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में या नीट में आ सकती है, तो बाइसिनोसिस, सुनो, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, एंथ्रो समझते ना, एंथ्रेको कोयले को बोलते हैं ना, कोयले को तो बोलते हैं एंथ्रेक, है ना। एंथ्रेकोसिस, बाइसिनोसिस, कॉटन कॉटन डस्ट सुना, कॉटन डस्ट। बेगासोसिस, बेगासोसिस क्या होता है? शुगर केन, शुगर केन की जो डस्ट होती है ना, उसको बेगासोसिस। वैसे आपको स्टोन ग्राइंडिंग वाला याद रखना है, सिलिकोसिस, है ना। पर ये है ऐसे, जिस तरह के नौकरी जहाँ लोग कर रहा है काम, वहाँ जिस तरह का डस्ट हो रहा है, इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स। इनका कोई इलाज नहीं है। प्रोटेक्टिव गियर्स, मास्क वगैरह पहन के बचाना ही अपने आप को इसका इलाज है, अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं। हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर आप 20 25 30 साल चौक से जो लोग पढ़ाते थे ना, तो वो चौक इनहेल करने से भी कई लोगों को लंग्स में फाइब्रोसिस शुरू हो सकता है, चाकोसिस। तो क्या हुआ? हाँ, एस्बेस्टोसिस। अगर तेरे पास स्मार्टफोन है ना, गूगल कर लेना जाके। चलो, हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो चलो, पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उसमें मैं, हाँ, कल तो संडे है। हाँ, इसका, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, पढ़ा भी तो मेरे पास टाइम है, 20 मिनट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, इसका डिस्कशन अपन मंडे को कर लेंगे। हाँ, ठीक है। चलो, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, थोड़ा सा 20 मिनट इंट्रोडक्शन। देखो, मैं ना ना तो टॉपिक को लंबा खींचता हूँ, ना ना जल्दी खत्म करता हूँ, है ना। ये स्पीड, और आप इससे ना, आप इससे कम मैटर, इससे ज्यादा क्लासेस में पढ़ते हो तो सिर्फ एनसीईआरटी के नाम पे इससे कम मैटर पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा घंटे दिए आपके मीटर चला देते हैं, टैक्सी का मीटर, क्योंकि वो तो मीटर पे पैसे मिल रहे हैं ना। तो टैक्सी का मीटर, इतने घंटे क्लास ली और मैटर भी कम दिया और पढ़ाया भी कुछ नहीं और टाइम भी ज्यादा लिया। हम सिस्टम ऐसे, एक ही सिस्टम नहीं तो पूरा पढ़ाया जा रहा 15 दिन तक, 20 दिन तक। ऐसे नहीं होता, वो सब अपने लिए करते हैं। मैं उस स्टेज से निकल चुका हूँ, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ और आपको पहुंचा रहा हूँ कॉलेज में। नहीं तो आप ऐसे करते रहोगे तो इस चक्कर में कभी मत पढ़ना, जो ऑनलाइन में भी ये बहुत प्रॉब्लम होती है। कई लोग धीरे धीरे पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात एक तो बताओ बीच में, लेकिन कोर्स भी खींचना चाहिए। कोर्स नहीं खींचेगा तो क्या मतलब है? कोर्स टाइम पे खत्म होना बहुत जरूरी है, याद रखना। और अगर तुम 31 दिसंबर तक कोर्स खत्म अपना नहीं कर पाओगे, एक बार इस 85% कोर्स कम से कम, तो फिर बाद में आप पे प्रेशर आएगा जनवरी फरवरी में। पर आप तो प्रेशर तो हो नहीं, आप तो ड्रॉपर्स हो, तो वो आपको, चलो 31 दिसंबर नहीं, मैं इंक्लूड सोच के बोल रहा था, आपको 31 जनवरी का टारगेट रखना चाहिए अपना। नहीं, वो तो एंथ्यूज के लिए होता है। मेरा ये मानना है आपको 31 जैन का टारगेट रखना चाहिए, वो रखोगे तो फिर आपका ना 28 फेब तक खत्म होगा कोर्स। क्योंकि उसके बाद मार्च और अप्रैल 2 ही महीने मिलेंगे आपको रिवीजन के लिए। तो किसी भी तरह से 31 जैन से ज्यादा जाने नहीं देना। और जो लोग, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हम तो कर लेंगे, तो 31 दिसंबर टारगेट बना लो तो और भी अच्छा, क्योंकि आपका तो बैच पहले शुरू हुआ है ना।
तो आप तो 31 दिसंबर बनाओ ना। कोर्स खत्म करने के बाद ही तो पढ़ाई होती है असली, वही तो डिसाइड करती है कि किसकी रैंक आएगी 2000 और किसकी आएगी 20,000। पढ़ते तो सब सेम ही है साल भर, लेकिन जब एक बार पूरा कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि AAR 10 किसकी आनी है, 100 किसकी आनी है और 10,000 किसकी आनी है। तो रिवीजन जब आप करते हो उसमें ये फैक्ट है ये। तो कोर्स खत्म होना भी जरूरी है। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मत सोचो अरे इस टेस्ट में तो ये आ ही नहीं रहा तो फिर मैं असर बाद में पढ़ाना है, वो बहुत गलत अप्रोच है ना। चलो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब ऐसा है भाई कि इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टॉपिक को हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। तो जैसे ही आपके दिमाग में, और एक बात, कोर्स खत्म हो जाए ना, टॉपिक रिवीजन हो जाए, धनाधन क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगा सकते लगाओ। 1 मिनट लूंगा, काम की बात बता रहा हूँ है ना। अब ये होता है, ऐसे चलती है ये। आप कहेंगे ये क्या बनाया, देखो टाइमलाइन, यहाँ से ऊपर से नीचे ये टाइम ऐसे रन कर रहा है, ठीक है। ये है ये है उसी टॉपिक की थियोरी और ये है उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल मतलब अपने बायो के केस में क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप थ्योरी कम करते जाओ। ये समझ रहे हैं ना आपको। तो ये यही होता है सक्सेस का तरीका। जो इसको फॉलो नहीं करता वो एंड में उसकी रैंक आनी चाहिए थी 500, फिर कहता है यार मैं 5,000 क्यों आई, इतना अच्छा पढ़ा फिर भी एंड में जाके थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। क्लास में भी टॉप करता था लेकिन रैंक आती 5,500 होती थी कम से। तो ये गलत प्लानिंग की वजह से। एनीवेज, चलो, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। सर्कुलेशन जैसे ही आपके दिमाग में वर्ड आता है तो सबसे पहले, अच्छा एक काम करेंगे, इसकी एनसीईआरटी मैं डाल लाऊंगा। किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आज नहीं है मेरे पास, तो वो हम उसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर लेंगे मतलब उसमें भी देख लेंगे कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया हमारा, है ना। आपको शौक है ना एनसीईआरटी पढ़ने का, वो भी कर लेंगे। वो अब कर लेंगे कब, अभी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, अभी है नहीं मेरे पास, है ना। मंडे हाँ, उसको बढ़िया से भून के खा जाएंगे। तो एनसीईआरटी निकालें इसकी, कैसे निकलेगी, निकाल। तो सर्कुलेटरी की जगह वही कर लेते हैं ना। क्या, क्या मैं कर लूँ, समझ गया। हाँ मैं कर लूँगा। अरे बस बैठ जा, बैठ, 11 था आएगा। कौन सा चैप्टर है देखना, चैप्टर नंबर। नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये थोड़ी है। 16। नहीं, कहाँ है न्यू में, कहाँ गया समझ ही नहीं आ रहा। हाँ? इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। ये क्या किया इन्होंने, न्यूरल पहले कर दिया, पागल हो गए। यही होना नहीं, पर इसमें सबसे पहले डाइजेशन होगा ना। अच्छा डाइजेशन उड़ा दिया है इन्होंने इसमें से। हाँ यही है, चलो आ गया। चलो भाई, इसको हम आज रीडिंग मान लेते हैं, सर्कुलेटरी बाद में कर लेंगे। भाई पॉलिटी के बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको, पढ़ जाना इसको, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हाँ, तो हम लोग
ये चलो इसमें देख लेते हैं कोई नया पॉइंट मिल जाए। अच्छा वहाँ ऐसे पढ़ाते हैं क्या एनसीईआरटी को ऐसे रख के? हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो जो मोदी जी से ना रोजगार दो रोजगार दो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज शुरू हुई है। आपको कुछ नहीं आता तो आप नीट एक्सपर्ट बन जाओ, यूट्यूब चैनल खोल लो, उसके लिए कोई एग्जाम तो देना नहीं होता आपको। और बस मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कौन पूछ रहा है यार, है ना? तो ये पूरा पूरा का पूरा वो कोचिंग ही ऐसे ही है वो। उसमें सारे बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगारों ने ऐसा आंदोलन चलाया और इन्वेस्टर ने और पैसा लेके, इन्वेस्टर मनी लाओ बेवकूफ बनाने। आप देखो ना कितने जो बकवास यूट्यूब पे वीडियो होते हैं उन पे सबसे ज्यादा लाइक्स और व्यूज होते हैं। और पैसा कहां से आएगा? कि जहां व्यूज है वहां एड्स आएंगे। एड्स आएंगे, उन्हें थोड़ी मतलब है कि मास्टर पढ़ा रहा है, नाच रहा है, या रो रहा है, या नीट में जो आता है वो पढ़ा, नीट के नाम पे कुछ भी पढ़ा दे, या रो अपना बीवी बच्चे परिवार दिखा, लेकिन व्यूज आने चाहिए ताकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हमें पैसा दे। तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलो पढ़ो इधर। हाँ, तो सुनते जाओ इसमें इसमें। तो यहाँ पे जो लिखा है मैं इसको फटाफट हिंदी में बोलता जाता हूँ आपको सर। दो, एक जोड़ा नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो कि अपर लिप के ऊपर खुलते हैं, आपको पता ही है। और इनसे एक नेजल चैम्बर में पहुंचता है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट बिना किसी चीज के स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया, इंट्रोडक्शन उड़ा दिया। हाँ वही मैंने कहा कहाँ गया है। हाँ, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में अलग अलग होता है। डिपेंड करता है किस बात पे कि वो कहाँ रहते हैं और उनका क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। और जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस को। सिंपल डिफ्यूजन से इनकी जो आउटर मोस्ट सर्फेस होती है बॉडी की। लेकिन अर्थ जैसे अर्थवॉर्म है उसके ऊपर जो क्यूटिकल होती है वो इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करता है। जैसे इंसेक्ट्स है उनके पास एक ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसमें हवा घुसती है और ऐसे ऐसे करके घूमती है, जिसको हम ट्रैकियल नेटवर्क कहते हैं, उसके थ्रू करता है। और कुछ जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो लोग के अंदर गिल्स होते हैं, तो वो एयर गिल्स के एपिथेलियम के एक तरफ वाटर होता है और एक तरफ दूसरी तरफ ब्लड होता है, तो उसमें वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से लोअर एनिमल्स एक्सचेंज करते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हो गया, मॉलस्क हो गया। लेकिन जो एरियल एनिमल्स है उनमें एक लंग्स नाम की चीज है और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत लेट डेवलप हुआ था, अर्थवॉर्म के भी बाद। कब? आर्थ्रोपोडा के अंदर, यानी कि एनालिडा तक भी नहीं था। और इसमें क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो गिल्स वगैरह यूज करते हैं, जबकि एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड वगैरह जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। फ्रॉग जो होता है ना, इसके अलावा वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है। अब मॉइस्ट स्किन से कैसे वो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करता है, ये मैं जब आपको फ्रॉग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो एक जोड़ा नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो अपर लिप के नीचे होते हैं। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ ऊपर पे, मेरे को याद थोड़ी एनसीईआरटी, यहाँ पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ। तो आप भी एक इंग्लिश में बोलूँ क्या इसको? जो मैं बोल रहा हूँ वो ये मैटर वही है, मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ, मुझे याद थोड़ी है मैटर। तो नेजल चैम्बर जो होता है नोस्ट्रिल से नीचे आते हैं हम, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, ये हमें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये फेरिंग्स में आके खुलती है एयर वाला पोर्शन। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ फूड और एयर का पैसेज क्रॉस होता है। और फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है। ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। अभी swallowing के समय क्या होता है कि एपिग्लॉटिस लैरिंग्स के ऊपर पाए जाने वाले ग्लॉटिस के ऊपर गिरता है और उसे बंद कर देता है, तो उस मोमेंट पे हमारी ब्रीदिंग जो है वो रुक जाती है और फिर एपिग्लॉटिस के ऊपर से फूड स्लाइड करता हुआ गलेट में घुस जाता है। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है इलास्टिन कार्टिलेज का, एपिग्लॉटिस। उसके बाद ट्रैकिया आती है। तो ट्रैकिया जो ट्यूब है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ये कुछ बातें हैं जो मैं तो चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर लें अपनी। वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव है बस। और ये कभी कभी जो लाइनों से क्वेश्चन आते हैं ना एनसीईआरटी के, वो आ जाता है कि ट्रैकिया जो है ना वो कहाँ तक मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है और किस लेवल पे डिवाइड करती है, याद रखेंगे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से। मैं बताना यही बातें चाहता हूँ कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नीट के। पर ये फिर आप कहोगे अरे ये तो नहीं बताया था, तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो फिफ्थ याद रखना, फिफ्थ की जगह लिखा होगा सेवंथ और पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको याद होगा फिफ्थ, तो आप लगा दोगे कि यार ये गलत है। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। तो ये इसके बाद लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। हर ब्रोंकाई में बहुत सारे डिवीजन होते हैं बाद में, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनते हैं और एंड में क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना के ये खत्म हो जाता है। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाला हिस्सा जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री कहलाता है। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग होती है ऊपर ब्रोंकाइल ट्री में। इनकम्प्लीट क्यों होती है आपको पता है? क्योंकि पीछे
इसोफेगस है। और चाहिए क्यों कार्टिलेज रिंग? क्योंकि एयर पैसेज कैसा होना चाहिए? नॉन कोलैप्सिबल। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे चलकर बहुत सारे वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। और बहुत सारा एक ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंका है ब्रोंक्यूल एल्वियोलाई का, जो मिलकर पूरा का पूरा लंग्स बनाता है, जो हम आगे वाले फिगर में देखेंगे। हमारे पास दो लंग्स होते हैं जिनके ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है प्लूरा। और दो लेयर प्लूरा के होते हैं, उनके बीच में क्या भरा हुआ होता है? प्लूरल फ्लूइड, जिसका काम होता है कि जब लंग्स एक्सपैंड कंप्रेस डिकम्प्रेस होंगे, कहते हैं ना लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते हैं, वो कंप्रेस या डिकम्प्रेस होते हैं, तो उस वक्त पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए ये प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे लंग्स दिखाई दे रहे हैं, इसका डायग्राम आराम से आप देख रहे हैं। लेबलिंग इसकी याद करके जाना कि रिब कहाँ है। देखो एक कट एंड ऑफ द रिब क्या है, ऐसे काट दिया ना आदमी को, यूं तो हर चीज कट गई फोटो के अंदर। तो ये रिब्स पीछे से ऐसे आगे आ रही थी, याद करो, यूं वो कट गई यहाँ। कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? ये इंटरकॉस्टल मसल्स है। हरी बात समझ में? नीचे डायफ्राम है, ये एल्वियोलाई है, ये ट्रैकिया है। और ये यहाँ तक ही नहीं, आगे भी यहाँ तक भी होती है रिंग्स, यहाँ तक दिखाई नहीं। तो ये वो डायग्राम हो गया। प्लूरल फ्लूइड आप समझ ही गए कहाँ पर, और दोनों प्लूरा के बीच में, और ब्रोंक्यूल के बाद ये एल्वियोलाई है। तो भाई यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था कि जो आउटर वाली जो प्लूरा है, इसको आप देख सकते हैं, इधर में लिखा हुआ है, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक वॉल होगा या केज होगा। तो देखिए बाहर वाली जो प्लूरल कैविटी है वो किसके क्लोज कांटेक्ट में है? थोरैसिक लाइनिंग के। वो एक ही बात है ना। जबकि अंदर वाली प्लूरल कैविटी किसके कांटेक्ट में है? लंग्स के। और जो पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट, ये क्या कहलाता है? कंडक्शन जोन। जबकि उसके बाद वाला हिस्सा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, सिर्फ एल्वियोलाई लिखा है यहाँ, और उसके डक्ट्स, ये एक्सचेंज जोन बनाते हैं। ठीक है। फिर कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? बस ट्रांसपोर्ट करता है एयर का एल्वियोलाई में। इसके अलावा कुछ काम और करता है कंडक्टिंग पार्ट। क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है ना, और बॉडी एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के आसपास लाता है। जबकि एक्सचेंज पार्ट क्या होता है? वो होता है एक्चुअल डिफ्यूजन की साइड, जहाँ O2 और CO2 आपस में एक्सचेंज होता है इनका ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में। लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं, जो कि एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर मतलब जिसमें ना कुछ आ सकता है और ना ही जिससे कुछ जा सकता है। थोरेसिक चैम्बर में पीछे क्या होता है? पीछे वर्टिकल कॉलम होता है, आगे क्या होती है? स्टर्नम होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी स्केलेटन में। लेटरल साइड में क्या होती है? रिब्स। और नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है, वही लिखा है यहाँ। तो ये एनाटॉमिकल सेटअप इस तरह का होता है कि अगर कोई भी चेंज थोरैक्स की कैविटी में आएगा, वॉल्यूम में, थोरैक्स की वॉल्यूम में कोई भी चेंज आएगा, तो वो कहाँ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा? पल्मोनरी कैविटी में। कहने का मतलब अगर हमारी चेस्ट एक्सपैंड हुई या डायफ्राम नीचे गया, यानी थोरैक्स का वर्टिकल या डायमीटर ट्रांसफर डायमीटर में कोई चेंज आया, तो ये चेंज सीधा कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? प्लूरल कैविटी में, और उसमें प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है। इट विल रिफ्लेक्टेड इन द प्लूरल कैविटी। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं? कहने का मतलब ये चेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर मसल्स नहीं है जो लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराएं। हम उसकी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है। हम उसको लंग्स की वॉल्यूम को इनडायरेक्टली अल्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग की जरूरत है, और इस तरह के सेटअप की जरूरत है। रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं? पहले ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, जिससे बाहर से ली गई हवा जो है वो एल्वियोलाई में आती है और एक्सचेंज करती है, फिर आ जाती है मतलब, और CO2 जो है बाहर निकाल देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है? एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है? गैसेस जो, फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ? टिश्यू लेवल तक। फिर वहाँ पे एक्सचेंज होता है, और वहाँ एक्सचेंज होने के बाद ये सेलुलर रेस्पिरेशन वाला स्टेप है, जो आपको चैप्टर 12 में पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन टू यील्ड एनर्जी। इसके बाद हमने बात करी यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें दो स्टेप होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान हवा अंदर आती है, एक्सपायरेशन के दौरान एल्वियोलाई जो है हवा को बाहर निकाल देते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर जो हो रहा है अंदर और बाहर, ये एक कैसे होता है? ये बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इंस्पायरेशन कब हो सकता है? जब प्रेशर लंग्स के अंदर, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो। किससे?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी तो हवा अंदर आएगी। इसका मतलब एक नेगेटिव प्रेशर हो लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर के लिए। इसी तरह एक्सपायरेशन कब हो सकेगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा हो, किससे, हाँ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और बाहर निकले। इसमें और इसके लिए हमने लिखा है कि डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिन्हें एक्सटर्नल और इंटरकॉस्टल कहा जाता है, रिब्स के बीच में होते हैं। ये ऐसा ग्रेडियंट जनरेट करने में हमारी लंग्स की मदद और हमारी बॉडी की मदद करते हैं। तो इंस्पायरेशन कैसे इनिशिएट होता है, डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन से, जिसकी वजह से हमारा थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, ये वर्टिकल, ठीक है। इसी वक्त एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल में कॉन्ट्रेक्शन होता है जो रिब्स को ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से स्टर्नम आगे की तरफ पुश हो रही है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो इसकी ओवरऑल इंक्रीज की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। अब इसका उस एनाटॉमिकल बॉक्स पे पूरा वही डायरेक्ट असर पड़ेगा। लिखा नहीं है कैसे, मैंने आपको बताया कि पैरेटल पूरा विसर से दूर जाएगी तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फॉल होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्यूम एन इंक्रीज इन द this overall increase the thoracic volume will cause the increase in the pulmonary volume। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से एयर फ्रॉम आउटसाइड विल मूव इनटू द लंग्स। इसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, ठीक है। इसके बाद डायफ्राम जब रिलैक्स होगा और इंटरकॉस्टल रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम वापस नीचे रिटर्न करेगा और स्टर्नम भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, तो थोरैक्स की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी और इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा बाहर एक्सपेल कर दी जाएगी। इसे कहते हैं एक्सपायरेशन। तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स फॉर एब्डोमेन। एब्डोमेन मसल से हम फोर्सफुली ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली हम 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं और वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व द ब्रीदिंग मूवमेंट कैसे एस्टिमेट करी जाती है, स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर के बारे में इन्होंने कुछ बातें दी हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना अंदर लेंगे कितना बाहर निकालेंगे, 500 ml होती है नॉर्मली, इसमें से भी मैंने आपको बताया था कि 150 ml तो वहीं रह जाती है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 बताई थी, कैसे एक्सपायरेटरी बताई थी कितनी होती है। टाइम हो गया यार, अगली क्लास में करते हैं इसका। क्या मतलब अपन 20 मिनट में कर सकते थे पूरी एनसीईआरटी का ये टॉपिक खत्म, 20 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगेंगे जो हमने पढ़ा है। तो यही तरीका है, आप लोग एनसीईआरटी एंड में पढ़ें, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद।